नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो वाक्य वाला पॉइंट चल रहा था उसी बात को लेकर के आज हम फिर वहाँ पर उसी से रिलेटेड कंटेंट को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर आप जो वाक्यों की पहचान करते हो या फिर वाक्यगत जो अशुद्धियाँ होती है उसी से संबंधित वापस आपको और यहाँ पर एडिशनल वाले प्रश्नों का अभ्यास मुझे कराना है। तो मैं उन एडिशनल वाले प्रश्नों का अभ्यास आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। पहला प्रश्न हमारे पास है यहाँ पर, इसमें जैसे मान लो अगर अपने पास प्रश्न आता हुआ दिखाई दिया कि वर्तनी, व्याकरण एवं अनावश्यक शब्द प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है ना। तो ये आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस, मैं इसका कारण बता सकता हूँ। इस कथन के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उसने नहाकर भोजन किया और डी, छोटी छोटी बालक स्कूल जा रहे हैं। तो इसमें से आप इसका उत्तर यहाँ पर क्या लेंगे? क्या इसका उत्तर आप ए लेंगे या फिर आपके पास बी है या फिर सी या फिर डी? ठीक है, अधिकतर लोगों के द्वारा जो उत्तर दिया जा रहा है वो इसमें यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस पढ़ने से ही समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका आंसर इन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है छोटी छोटी बालक स्कूल जा रहे हैं। इसके स्थान पर अगर यहाँ पर छोटे छोटे होता तो ये ज़्यादा उपयुक्त होता। इसका मतलब है कि बिना कारण इस वाले पॉइंट में यहाँ पर लिंग के संदर्भ में इसको स्त्रीलिंग वाला रूप देने का प्रयास किया गया है, जिसकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो आने वाला आंसर होगा वो आपके पास क्या है? तो इसका आंसर आपके पास डी है। बाकी सारे ही सेंटेंस इसमें यहाँ पर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आया आपके पास कि निम्नलिखित में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से आपके पास यहाँ पर सरल वाक्य कौन सा है? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। मैंने एक हिरण देखा जो घायल था, राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जब राम जाएगा तब मोहन आएगा। इसमें से आप यहाँ पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप सरल वाक्य का मानते हुए दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से फास्ट आपने यहाँ पर रिस्पॉन्स दीजिए। अब इसमें यहाँ पर जो आप लोगों के द्वारा, इसमें से यहाँ पर कुछ के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वो है आपके पास यहाँ पर पहला, मैंने हिरण देखा जो घायल था। लेकिन आमतौर पर अगर आपको इसमें से यहाँ पर पता है कि ये जो, जब, जहाँ, जैसे, जितना, ज्यों, ये इस प्रकार की आइडियोलॉजी या तो कभी कभी वाक्य के प्रारंभ में आती है, कभी कभी आपके पास मध्य में भी आ जाती है। तो ये आपको फीलिंग ही नहीं होने दे रहा है कि मैं सरल का नहीं हूँ, आपको फीलिंग दिलवा रहा है कि मैं सरल का हूँ, जबकि ये आपके पास यहाँ पर जिस वाक्य का टाइटल है उसका नाम है आपके पास मिश्र वाक्य। क्योंकि मिश्र वाक्य की जान मानी जाती है जो, जब, जहाँ, जैसा, जितना, जिन्होंने, इस प्रकार का। ये वाला आपके पास राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया और के साथ आपके पास आइडियोलॉजी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये आपके पास यहाँ पर सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से जब राम जाएगा तब मोहन आएगा, तो जब की आइडियोलॉजी के साथ वापस आपके पास ये मिश्र। तो जिस किसी बंधु के द्वारा अगर इसका आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है सी, तो वो यहाँ पर सही है। बाकी जो है इसमें यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं गलत होते हुए दिखाई देंगे। इस सेंटेंस पर यहाँ पर धोखा खाने की गुंजाइश है। अगर आप ऐसे समय बच जाते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। ए, उनके गुप्त रहस्य प्रकट हो गए, मुझे कानहीपुर जाना था, समर रोज गाने का रियाज करता है, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो इसमें यहाँ पर आपको जजमेंट लगाना है। वो पॉइंट आपके पास है यहाँ पर त्रुटि रहित, मतलब वो ऐसा, देखो प्रश्न को कभी कभी कैसे सेंटेंस बना देते हैं। अगर यहाँ पर इस प्रकार का लिख दिया था कि शुद्ध वाक्य का चयन करें तो बहुत जल्दी पकड़ लेते। त्रुटि रहित को पढ़ते हुए ये समझ नहीं आता कि रहित लिखा है कि सहित लिखा है। सहित का मतलब गलतियां होगी, रहित मतलब गलती नहीं होगी। तो किसी ऐसे वाक्य का इसमें से यहाँ पर चुनाव करना था जिसमें सामान्यतः गलती अपने को नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो सेंटेंस जिस बात का फोकस करा रहा है वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर त्रुटि रहित है।
ऐसे समय में यहाँ पर जिन बंधुओं के द्वारा इसका आंसर सी दिया गया है वो बिल्कुल सही है कि समर रोज गाने का रियाज करता है, ये आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही बनेगा। बाकी इसमें यहाँ पर कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की त्रुटि नजर आती हुई दिखाई दे रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला प्रश्न आया, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। यहाँ पर राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। उसने गलत काम किया और अपयश कमाया। मैंने एक हिरण देखा जो घायल था, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसे सेंटेंस में यदि अगर आपने पिछली वाली स्लाइड में अगर ध्यानपूर्वक अगर सुन लिया है तो इसका उत्तर आप गलत नहीं जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसमें से यहाँ पर अधिकतर लोगों के द्वारा इसका जो आंसर दिया जा रहा है वो है आपके पास सी, कि मैंने एक हिरण देखा जो घायल था। तो ऐसी स्थिति में आपके पास यहाँ पर जो इसका उत्तर आने वाला था वो आपके पास बिल्कुल सही जवाब है। जो यहाँ पर मिश्र वाक्य का जो सिग्नल है वो मध्य में छुपा हुआ है। ये आपके पास यहाँ पर जिसका एग्जाम्पल है वो है सरल। ये वाला आपके पास और एक संयोजक से जुड़ा हुआ है और एक समुच्चय बोधक अविकारी शब्द की सहायता से जुड़ा हुआ है। ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर जिसका एग्जाम्पल है वो टाइटल इसमें संयुक्त, और ये वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है वो है आपके पास संयुक्त वाला। तो फिर यहाँ पर मिश्र कौन सा था? तो मिश्र वाला आपके पास जो वाला था बिल्कुल सही है। आप लोगों में से अधिकतर ने इसका आंसर यहाँ पर सही दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वाक्य, यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या ये निषेधवाचक वाक्य हैं? बी आज्ञावाचक वाक्य हैं? सी संदेहवाचक वाक्य हैं? या डी संकेतवाचक वाक्य हैं? इसमें से ये कहां पर आपके पास जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल यहां पर जो आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है और सभी लोगों के द्वारा आंसर दिया जा रहा है वो है आपके पास संकेतवाचक, या इसको हम यहां पर शर्तवाचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। आमतौर पर शर्त या संकेतवाचक वाक्य क्या बताता है कि इसमें आने वाली क्रिया यदि एक क्रिया हो रही है तो दूसरी क्रिया भी होगी, यदि एक क्रिया नहीं हो रही है तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। उसी सेंटेंस में आपके पास यहाँ पर यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। इसका मतलब है कि एक काम होगा तो दूसरा काम भी होगा, यदि एक काम नहीं होगा तो दूसरा काम भी नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल आपके पास जिसका है वो आंसर है इसमें संकेतवाचक वाक्य। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने इसमें यहाँ पर आंसर दिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर, निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों की भी बहुत बहुलता है ना। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। कालिदास की उपमाएं बेजोड़ हैं। ए प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें। बी सी कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। डी दलाई लामा आध्यात्मिक धर्म गुरु हैं। तो इसमें यहां पर आपको कौन सा ऐसा है जिसमें आपको देखना है शुद्ध वाक्य, क्योंकि इसने लिखा है त्रुटि रहित वाक्य। तो त्रुटि रहित का मतलब आपने को यहां पर शुद्ध का चयन करना है। तो जब अगर हमारे पास इस प्रकार की अगर बात आ जाती है तो यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, नो डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये वाला जो पॉइंट आपके पास है ये यहां पर वर्तनी की दृष्टि से गलत था। आपके पास आता है ना कि वर्तनी की दृष्टि से, तो कालिदास में जो वर्तनी का कॉन्सेप्ट है इसमें यहां पर गलत लगी हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि वर्तनी के अंतर्गत जो स्वर वाला कॉन्सेप्ट है वो गलत है। यहां पर आपके पास व्यंजन वर्ण जो है इसमें गलत यूज होता हुआ दिखाता है। कामायनी में यह आना चाहिए था, जहां पर एग्जामिनर के द्वारा स्मार्ट वर्क करते हुए ए लगा दिया गया। दलाई लामा आध्यात्मिक गुरु, यहां पर भी आपके पास वही गलती है। इस आ के बजाय यहां पर आना चाहिए था, वो है आपके पास आ। इसलिए ये सेंटेंस आपके पास पूरा सही है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि प्रमाणिक तो हम यहां पर इस प्रकार से लिखते हैं, लिखते हैं, प्र नहीं आता। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें है यहां पर इक लगा हुआ। जब इक अगर प्रत्येक किसी कॉन्सेप्ट में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है,
तब ऐसी स्थिति में जो उसका सबसे पहला वाला पॉइंट जो स्वर होता है वो अगर वहां पर लघु वाला है तो गुरु स्वर में परिवर्तित हो जाता है, ह्रस्व है तो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसका एग्जाम्पल जो है आंसर यहां पर आपके पास क्या आएगा, तो त्रुटि रहित तो वाक्य इसमें से यहां पर बी वाला है कि प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें, ये इसका यहां पर सही जवाब है ना। अब मैंने आप लोगों को जो एक तरीका बताया है कि आमतौर पर आप किसी भी वाक्य की गलतियों को, मैं ये जानता हूं मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तुम्हारा हिसाब नहीं चलने वाला। हिसाब चलेगा यहाँ पर व्याकरण का, हिसाब चलेगा यहाँ पर पदक्रम का, हिसाब चलेगा वर्तनियों का, हिसाब चलेगा उसके बाद में यहाँ पर अनावश्यक शब्द वाला जो कहीं प्रयोग तो नहीं होते हुए दिखाई दिए। तो इस प्रकार के पॉइंट्स का मैटर यहाँ पर चलेगा, न कि आप इसमें यहाँ पर ये कहने का, जानने का प्रयास करें कि मेरे हिसाब से यहाँ पर होता है। बेसिकली एक शुद्ध हिंदी भाषा क्या होनी चाहिए उसका नॉलेज हमको यहाँ पर ज़रूरी है, न कि तुम हम हमारा यहाँ पर नॉलेज चलाने का इसमें यहाँ पर प्रयास करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्य यहीं बैठ करके खाना खाओ निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाक्य है? ए संदेहवाचक वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, डी निषेधवाचक वाक्य। तो वैसे तो इसमें यहाँ पर समझ पड़ रहा है क्योंकि इसकी जो आखिरी वाला जो आपके पास पॉइंट है, आखिरी में यहाँ पर क्या आया, ओ खाओ। इसका मतलब है कि पुस्तक पढ़ो, राजेश लिखो, महेश गाना गाओ, ये चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल देना आदि प्रकार के सेंटेंस आपको यहाँ पर जिस बात की फीलिंग कराते हैं वो है ऑर्डर, वो है उपदेश, वो है निर्देश। तो जिन वाक्यों की सहायता से जब अगर आपको ये पता चलता है तो उस प्रकार के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जो आप में से यहाँ पर अधिकतर लोगों के द्वारा इसका उत्तर सही दिया गया, तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पर जाएगा क्या, तो आंसर आपके पास है यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आया कि वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है, डेस 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 वाक्य कहलाते हैं। ये ऑप्शंस आपके सामने विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक या विस्मयवाचक। तो ये पॉइंट, ये प्रश्न जो है वो आपका बहुत धुआंधार तरीके से क्लियर है। बिल्कुल सभी लोगों का लगभग इसमें यहाँ पर सही है, गलत होने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि जब ये दो शब्द आ गए, आश्चर्य का बोध करना, विस्मय का बोध करना, हर्ष का बोध होना, दुख का बोध होना, शोक का बोध होना, घृणा का बोध होना आदि प्रकार की बातें जहां जाती हुई दिखाई देती है उन्हें आप विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। तो बिल्कुल इसका सही जवाब है वो आंसर आपके पास यहाँ पर क्या है, तो ये आपके पास इसमें डी जाएगा, सभी लोगों का इसमें सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। वाक्य सोहन पढ़ा लिखा है या नहीं, निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या ये संकेतवाचक वाक्य हैं, निषेधवाचक वाक्य हैं, या आज्ञावाचक हैं, या संदेहवाचक हैं? तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। इसमें बस ये बात ध्यान रखिएगा कि नहीं के चक्कर में निषेध में मत चले जाइए, क्योंकि निषेधवाचक वाक्य एक अलग कहानी कहता है। जिन वाक्यों की सहायता से नकारात्मकता का बोध होता है, यहाँ नकारात्मकता थोड़ी है, यहाँ तो डाउट है, महेश पढ़ा लिखा है नहीं, क्या इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की है या नहीं, क्या ये 10वीं पास है या नहीं। तो ये इस प्रकार की जब अगर आपके पास बातें आती है तो वो संदेह का बोध कराता है। वैसे तो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आने वाले जो बिंदु हैं वो आप सभी लोग इसमें जानते हैं कि होगा वाली स्टाइल से आता है, शायद वाली स्टाइल से आता है, कदाचित वाली स्टाइल से आता है, सकता वाली स्टाइल से आता है, हो सकता है वाली स्टाइल से आता है, शायद वाली स्टाइल से आता है। तब ऐसी स्थिति में गलती होने की संभावना नहीं है, लेकिन कभी कभी नहीं देखते हुए अगर आप यहाँ पर बी इसका उत्तर लगाते हैं तो सामान्यतः इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर आपके पास क्या जाएगा, इसका उत्तर आपके पास है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्य हार्दिक यह कार्य नहीं करेगा, निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर। क्या ये संकेतवाचक हैं, या फिर आपके पास निषेधवाचक हैं, या संदेहवाचक हैं, या आज्ञावाचक हैं? तो इसका उत्तर आप क्या लेंगे? यह कार्य नहीं करेगा, इसका मतलब है आपके पास यहां पर अब एक कंफ्यूजन और आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, वैसे तो आप लोगों के जो उत्तर हैं वो सही हैं,
इसमें यहां पर करेगा वाले स्टाइल से, गा वाले स्टाइल से इसको संदेहवाचक मत मान लेना, क्योंकि जो निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत क्रिया आपको सामान्यतः यह बताती है कि जब क्रिया नकारात्मकता का बोध कराए, जब क्रिया से हमें यह मालूम पड़े कि कोई काम यहां पर नहीं हो रहा है, तब इस प्रकार की स्थिति जहां जाती हुई दिखाई देती है वो आपके पास निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर निषेधवाचक जाएगा, न कि इसका उत्तर जो है आप यहां पर संधिवाचक लगाने का कहीं ना कहीं प्रयास करें। इसका आंसर आपके पास डी, जिन लोगों के द्वारा उत्तर इसका डी दिया गया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट, परिभाषा वाली जैसी बोध है इसमें, नीचे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का, ये यहां से इसमें ऐसे वाक्य, ये सेंटेंस ऐसा है, ऐसे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है, डेस 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 वाक्य कहलाते हैं। क्या इन्हें हम निषेधवाचक कहते हैं या विस्मयवाचक या आज्ञावाचक या विधिवाचक, किस प्रकार के ये वाक्य कहलाते हैं? तो इसका उत्तर बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल आप लोगों के द्वारा जो इसका उत्तर दिया जा रहा है वो है यहाँ पर डी। तो बिल्कुल इसका सही जवाब है कि इसका आंसर आपके पास यहाँ पर डी आएगा, विधिवाचक वाक्य आएगा, क्योंकि विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य की क्रिया से हमें यह पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या कोई काम हो चुका। राजेश खाना खा रहा है, राजेश खाना खा चुका। महेश गाना गा रहा है, महेश गाना गा चुका। विराट क्रिकेट खेल रहा है, विराट क्रिकेट खेल चुका। तब इस प्रकार के सेंटेंस आपके पास यहाँ पर जो जाने और पहचाने जाते हैं वो विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसने कहा कार्य के होने का बोध होता है, इसका मतलब है काम हो चुका है, भारत और पाकिस्तान के मध्य क्रिकेट मैच खेला जा चुका है। तो उस प्रकार के सेंटेंस आपके पास यहाँ पर क्या कहलाएंगे? ये विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत जाते हुए दिखाई देंगे। फिर चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य एक विधेय होता है, डेस 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 वाक्य कहलाते हैं। ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। क्या संयुक्त वाक्य हैं, क्या विस्मयवाचक वाक्य हैं, क्या मिश्र वाक्य हैं, या फिर एक सरल वाक्य हैं? तो ये इसका जो है एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर क्या कहलाएगा इसमें? तो बिल्कुल थोड़ा बहुत आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में बात है यहाँ पर। एक उद्देश्य एक विधेय, जब इस प्रकार की रचनाओं की अगर बात करते हैं तो इस प्रकार की रचनाएं जिसका एग्जाम्पल होती हैं वो है आपके पास क्या? सरल वाक्य के एग्जाम्पल हैं। तो इसका उत्तर जाएगा, जो इसका उत्तर जाएगा वो आपके पास यहाँ पर क्या है? तो इसका उत्तर डी है, सरल वाक्य हैं। पर कभी कभी एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभी सरल वाक्य में उद्देश्य एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि जैसे अगर अपन ने कहा कि विराट क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें यहाँ पर उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य है आपके पास यहाँ पर जो इस वाक्य में आने वाला कर्ता, इस वाक्य में आने वाला कर्ता कौन है? तब आपने कहा विराट। फीलिंग नहीं होती कि विराट उद्देश्य है, आंसर है यस। फिर आपने कहा कि विराट राजेश महेश गणेश क्रिकेट खेल रहे हैं, तब आप यहां पर इस वाक्य में एक या एक से अधिक कर्ता आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उद्देश्य जो है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, दिया गया जो प्रश्न है पटवारी की परीक्षा का एक जो है क्वेश्चन है 19 मार्च 2023 वाला, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर यहाँ पर कि अभी हम यहाँ से सबसे बेस्ट आंसर का चुनाव क्या करें, तब उत्तर आपके पास जा रहा है डी। तो इसका उत्तर आपके पास होगा, सामान्यतः उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता और विधेय का मतलब होता है उस वाक्य में आने वाली क्रिया से कहीं ना कहीं उसका मीनिंग लिया जाता है या उसका मीनिंग जोड़ा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अवयवों द्वारा जुड़े हुए हों, डेस 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 वाक्य कहलाते हैं। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या ये संयुक्त वाक्य हैं, ये मिश्र वाक्य हैं, ये सरल वाक्य हैं, या फिर ये विस्मयवाचक वाक्य हैं? इसका एग्जाम्पल जो है वो आप यहां पर क्या लेंगे? क्या इसका उत्तर ए बी सी डी? यहां पर नो डाउट कुछ लोगों को कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेसिकली कंफ्यूजन या भ्रम नहीं होना चाहिए। यहां पर आपके पास पॉइंट आया एक से अधिक प्रधान उपवाक्य। यहां जो आपके पास ऑप्शन आया एक से अधिक प्रधान उपवाक्य, इसमें यहां पर कभी कभी ये शब्द यूज हुआ रहता है, और वो शब्द आपके पास क्या है इसमें? तो वो टाइटल है इसमें समानाधिकरण।
समानाधिकरण का मतलब होता है कि सभी वाक्य लगभग इसमें यहां पर प्रधान होते हैं। और आगे उसने बहुत शानदार शब्द यूज किया है, और वो शब्द यूज किया है उन्होंने यहां पर अव्यय, अविकारी शब्द, समुच्चय बोधक अविकारी शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय, संयोजक अव्यय। तो ये जो आपके पास यहां पर इसमें आता हुआ दिखाई दिया, तो ऐसी स्थिति में आपके पास आने वाले जो एग्जाम्पल हैं, आप लोगों को लग रहा था कि मिश्र है ना, क्योंकि उपवाक्य वाला सेंटेंस जैसे ही आया तो आप इसमें यहां पर मिश्र मान करके चलते हैं, लेकिन मिश्र ये नहीं है। जब दो या दो से अधिक समानाधिकरण वाक्य, मतलब एक से अधिक प्रधान उपवाक्य, दो या दो से अधिक, मैं खाना खाऊंगा और चाय भी पीऊंगा, तो ऐसी स्थिति में आपके पास यहां पर जिन लोगों के द्वारा इसका आंसर ए दिया गया है वो बिल्कुल सही जवाब है। आपके पास यहां पर उदाहरण क्या है, तो इसका उत्तर आएगा वो इसमें संयुक्त वाक्य आएगा, न कि यहां पर आपके पास मिश्र वाक्य इसका उदाहरण आता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो अपने को ये ध्यान रखना है इसमें कि जब इस प्रकार की बात आ जाए तो बहुत बड़ी जान है आपके पास संयुक्त वाक्य की अव्यय, और उसमें भी टेक्निकल शब्द समुच्चय बोधक अव्यय, टेक्निकल शब्द समुच्चय बोधक अविकारी शब्द, जिसके अंतर्गत आपके पास यहां पर स्पेशल उसने नाम ले लिया वहां पर संयोजक प्रकार का। तो जो संयोजक प्रकार के जो पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसका उत्तर ए जाता हुआ दिखाई देगा। चले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वाक्य सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा में योजक शब्द क्या है। क्या शानदार पॉइंट पूछा, थोड़ा सा सोच समझ करके इसका उत्तर देने का प्रयास करना। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा में योजक शब्द क्या है। ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर कुहासा है, क्या इसका उत्तर सूर्योदय है, क्या इसका उत्तर जाता है, या फिर इसका उत्तर और है। ए बी सी डी, जल्दी बताएं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इसमें यहां पर निकाल पाओगे कि पॉइंट आपके पास क्या है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर जो इसमें आपको बता दूं कि बेसिकली अभी आपने वहां पर एक शब्द पढ़ा था, वो था संयोजक, उसमें से यहां पर ये हटा दिया और ये लिख दिया आपके पास योजक। तो ये जो आपके पास है इसमें योजक, वो आपके पास कौन है, तो योजक का चुनाव करना था, मतलब आपको समुच्चय बोधक अविकारी शब्द का चुनाव करना था। अब यहां पर वो क्या होते हैं, तो वो है किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, और, तथा या अथवा। तो ये पॉइंट आपके पास आया, तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर जाता हुआ दिखाई देगा। वो क्या है, तो इसका आंसर आपके पास यहां पर डी है, न कि बाकी और, क्योंकि ये तो आपके पास क्रिया है, ये अलग ही है। ये आपके पास यहां पर कुहासा और सूर्योदय एक प्रकार के आपके पास अदर टाइटल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या था, तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर डी जाता हुआ दिखाई दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो, एक, तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, डेस 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 वाक्य कहलाते हैं। क्या होगा इसका आंसर। ए मिश्र वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी विस्मयवाचक वाक्य, और डी सरल वाक्य। इसमें से जो है आप इसका उत्तर यहां पर क्या लेंगे। वैसे तो यदि आप सिग्नल, बिल्कुल सही जवाब, आप लोगों में से अधिकतर का सही जवाब आ रहा है इसमें। यदि आप सिग्नल सही तरीके से पकड़ना जानते हैं, यदि सिग्नल सही तरीके से अगर आप पकड़ना जानते हैं, तो इसका यहां पर सही तरीके का जो सिग्नल है वो आपके पास इसमें क्या है, तो सही तरीके का जो इसमें सिग्नल है वो है आपके पास आश्रित। कि ये शब्द यदि किसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ जाता है तो ये पॉइंट आपके पास यहां पर कहलाता है मिश्र वाक्य। ये पॉइंट आपके पास यहां पर क्या कहलाता है, तो ये पॉइंट कहलाता है मिश्र वाक्य। इसका मतलब आपके पास यहां पर कि जब ऐसी स्थिति अगर आती हुई दिखाई देगी, अगर ऐसी स्थिति आपके पास यहां पर आती हुई दिखाई देगी, तो ये एग्जाम्पल आपके पास यहां पर मिश्र वाक्य का उदाहरण है ना। तो इसमें यहां पर एक साधारण वाक्य हो और आश्रित उपवाक्य एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर जो भी उन्होंने जो ऑप्शंस जो कंटेंट दिया है उसके हिसाब से यहां पर बेस्ट आंसर का जब चुनाव करोगे तो इसका उत्तर आपके पास जाता हुआ दिखाई देगा, वो है इसमें यहां पर मिश्र वाक्य। तो इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या हुआ, तो ये है आपके पास इसमें ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्य हाथी जंगल में रहते हैं, निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने।
क्या ये निषेधवाचक हैं, विधानवाचक हैं, आज्ञावाचक हैं या संदेहवाचक हैं? हाथी जंगल में रहते हैं, इसमें से जो है आप कौन सा इसका चुनाव करोगे? बिल्कुल सही जवाब यहाँ जो आंसर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब विधानवाचक या विधिवाचक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और समझ में आ रहा है इसमें यहाँ पर कि इसका आंसर बी जाएगा, क्योंकि निषेधवाचक एक अलग कहानी है। कभी कभी यह है कि नहीं समझ पड़ रही है तो ऑप्शन पद्धति, एलिमिनेट पद्धति चलाएं। निषेधवाचक एक अलग कहानी है, आज्ञावाचक एक अलग कहानी है, संदेहवाचक एक अलग कहानी है। ऐसी स्थिति में आपके पास यहाँ पर जो आने वाला जो पॉइंट है इसका उत्तर क्या गया? तो इसका उत्तर जाएगा आपके पास विधानवाचक वाक्य। बिल्कुल लगभग सभी लोगों ने इसका उत्तर यहाँ सही दिया है, तो इसका आंसर आपके पास है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाक्य मैं आपसे सहमत नहीं हूं निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या आज्ञावाचक है, ये संदेहवाचक है, या फिर आपके पास संकेतवाचक या निषेधवाचक? तो बिल्कुल सही जवाब देखते ही जो है आपने पकड़ लिया और इसका आंसर यहां पर दिया, वो बिल्कुल सही जवाब है कि इसका उत्तर इसमें जो दिया वो डी है, वो सही है। इसमें निषेधवाचक वाक्य कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मतलब यहां का जो है वो नकारात्मकता का बोध कराता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आंसर है कि यस। इसलिए यहां पर जो दिया जाने वाला उत्तर आपके द्वारा डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। इसका उत्तर होगा निषेधवाचक वाक्य। सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, उसने दरवाजा खोला। बी, जल्दी दरवाजा खोलो। सी, क्या वह दरवाजा खोलेगा। डी, वह दरवाजा नहीं खोलेगा। आज्ञावाचक वाक्य इसमें से यहां पर क्या है? बिल्कुल सही जवाब। इसका उत्तर जो है वो आप लोगों के द्वारा दिया जा रहा है, वो आपके पास बी है। बिल्कुल सही जवाब है कि इसका उत्तर जल्दी दरवाजा खोलो, ये बिल्कुल यहां पर सही जवाब है, क्योंकि ये आपके पास आज्ञावाचक हो गया। उसने दरवाजा खोला, इसका मतलब है कि काम हो गया, ये विधि या विधानवाचक है। वह दरवाजा नहीं खोलेगा, इसका मतलब है यहां पर कि यह तय हो चुका है कि नकारात्मकता का बोध करा रहा है, ये निषेधवाचक है। क्या वह दरवाजा खोलेगा, क्या वह दरवाजा खोलेगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो बेसिकली यह किसी प्रकार का वाक्य नहीं है। अच्छा, ये कैसे पॉसिबल है? ध्यान रखिएगा, ऐसे एक बार आपको बढ़िया 180 डिग्री के एंगल से उसने घुमा दिया था, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब उन्होंने पूछा कि क्या वह दरवाजा खोलेगा और पीछे यही लगा हुआ था पूर्ण विराम का चिन्ह, सभी लोगों ने दनादन प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और डी था, इनमें से यहां पर कोई नहीं, तो सभी लोगों ने लगा दिया प्रश्नवाचक। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रश्नवाचक तभी बनेगा जब इसके अंत में यहां पर सिंबल होगा, अन्यथा कहीं आपकी भी लुटिया डुबो न दे, इस बात का इसमें यहां पर ध्यान रखना, क्योंकि ये प्रश्नवाचक की एक खासियत और है। सामान्यतः ये अपने वाक्य के अंत में कहीं न कहीं उस चिन्ह का, उस सिंबल का बोध कराता हुआ दिखाई देगा। तो वैसे ये जो है आपके पास यहां पर अशुद्ध में जाता हुआ दिखाई देता, आप इसमें गलती मत कर बैठना। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़े। इसमें यहां पर प्रश्न आया वाक्य छी, कितनी गंदी बात है, निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या ये आज्ञावाचक हैं, या ये विस्मयवाचक हैं, ये संदेहवाचक हैं, या फिर निषेधवाचक हैं? बिल्कुल सही जवाब। अधिकतर लोगों ने इसमें यहां पर पहचान लिया कि इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा, तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपके पास इसमें विस्मयवाचक है, क्योंकि सबसे बड़ी जान थी इसकी यहां पर जो आने वाला जो सिंबल था, उस सिंबल को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जो सिंबल था उस सिंबल को आइडेंटिफाई कर लिया, और उससे आपने इसमें आपका आंसर जो है यहां पर लगा दिया कि इसका उत्तर क्या जाएगा, तो उसका उत्तर इसमें यहां पर गया बी, विस्मयवाचक वाक्य का ये एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। त्रुटि रहित वाक्य इसमें से यहां पर कौन सा है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या यह संभव हो सकता है? बी, वह अकस्मात अट्ठहास हो उठा। सी, मैं इसका कारण दे सकता हूं। डी, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना। तो इसका उत्तर जो है वो आप यहां पर क्या लोगे?
क्या इसका आंसर ए है, बी, सी या डी? बिल्कुल, जिन लोगों के द्वारा यहां पर इसका त्रुटि रहित वाक्य, जिन लोगों के द्वारा इसका उत्तर यहां पर डी दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना। अगर नहीं आया तो मानकर चलो कि मैं और किसी के साथ चला गया। तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या है? तो इसका उत्तर आपके पास जो जाने वाला है वो डी। जिन लोगों के द्वारा उत्तर डी दिया गया है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओहो, शानदार प्रश्न। प्रश्न को पढ़ने में ही चक्कर आ जाएंगे। ये प्रश्न है पटवारी की एग्जाम का 27 मार्च 2023 का ये क्वेश्चन है। और चक्कर इसलिए आएंगे कि इतने बड़े सेंटेंस में से वाक्य से रिलेटेड कंटेंट है और जमाना है। देखो, चलो पढ़ो, मैं साइट में हो जाता हूं और आप जो है इसका उत्तर देने का प्रयास करो कि क्या इसका आंसर जाएगा। मैंने मान लिया कि आपने पढ़ लिया। अब आपके द्वारा दिया जाने वाला उत्तर इसमें से यहां पर क्या है? चलिए, बहुत सारे लोग इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि लगता तो है इतना आसान भी नहीं है जितना आसान हम इसको जानते हैं। बेसिकली इसकी शुरुआत यहां से होगी। उसने ये कहा है कि इन 5 को आप एक प्रॉपर सिस्टम से जमा दीजिए। जब प्रॉपर सिस्टम से इनको जमा देंगे तो उत्तर आपका यहां पर पूरा हो जाएगा। तो यहां से इसकी शुरुआत होगी। वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है, क्योंकि अगर हम यहां पर भाषा की सबसे छोटी अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई की मौखिक आधार पर बात करते हैं तो ध्वनि आता है, लिखित आधार पर बात करते हो तो वर्ण आता है, जब अर्थ के आधार पर अगर आप बात करते हो तो वो शब्द आता है, लेकिन संरचना के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपके पास वाक्य आता है। तो बिल्कुल भाषा की अति महत्वपूर्ण इकाई होता है। अतएव परिष्कृत भाषा के लिए वाक्य शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी हिंदी बहुत अच्छी हो तो परिष्कृत वाली भाषा जो है हम उपयोग करें, तो वाक्य शुद्धि का ज्ञान होना आवश्यक है। आंसर है यस। आज से पहले हम वाक्यों की अशुद्धियां अलग प्रकार से देखते थे, तो ई के बाद डी। फिर यहां पर आवश्यक है वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है। अब वाक्य में अशुद्धियां संज्ञा की, सर्वनाम की, विशेषण की, क्रिया की, लिंग की, वचन की, कारक की, या आपके पास वर्तनी की या अनावश्यक शब्द प्रयोग की अशुद्धियां हो सकती है। तो तीसरे पर आएगा ये अन्य प्रकार की अशुद्धियां हो सकती है। चौथे पर आएगा ये इन्हीं को आधार बनाकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जामिनर भी कह रहा है आपसे कि हमारा प्रश्न पूछने का आधार क्या होता है, तो उस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, वर्तनीगत, अनावश्यक शब्द प्रयोग की अशुद्धियां, शब्द चयन की अशुद्धियां क्या हैं। तो इसका जो उत्तर यहां पर जम करके गया वो गया आपके पास पहले ई, फिर उसके बाद में डी, फिर उसके बाद में सी, उसके बाद में बी और उसके बाद में आपके पास ए। और ये कंटेंट कम से कम ऐसा था जो आपको नॉलेज दिलाने के लिए भी सक्षम है। तो इसका आंसर यहां पर गया, वो है आपके पास डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगला क्वेश्चन है आपके पास यहां पर निम्नलिखित में से वाक्य के पूर्णतः शुद्ध रूप, है ना, और ब्रैकेट में लिख रहे हैं त्रुटि रहित वाक्य। ठीक है, ये ऐसी आइडियोलॉजी बस केवल आपको घुमाने के लिए लिखा जाता है। यदि जल्दी पिकअप नहीं होगा तो आप गलती इसमें यहां पर कर सकते हैं। त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। मन की चंचलता फटने पर एकाग्रचित्तता बढ़ती है ना। फिर यहां से इसमें आगे की तरफ बढ़े। मन की चंचलता घटने पर एकाग्रता बढ़ती है। मन की चंचलता घटने पर एकाग्रचित्तता बढ़ती है। मन की चंचलता घटाने के साथ एकाग्रचित्तता बढ़ती है। तो यदि अगर आप सही तरीके से पढ़ लो तो भी यहां पर इस वाक्य में अशुद्धि की पहचान आप लगा सकते हो। बिल्कुल सही जवाब इसमें यहां है ना। इस वाले में फटना और ता ये बिना कारण जो है वो यहां पर आए हैं। फटने के स्थान पर क्या आना था, यहां पर आने वाला जो है ये सेंटेंस सही है, इसलिए उत्तर आपका ये होगा।
मन की चंचलता घटने पर ये वाला जो है एकाग्र, ये वाला यहाँ से जो शब्द बनाया है वो शब्द बना गलत दिया। फिर यहाँ पर देखें इसमें ये घटाना गलत बना दिया और ये गलत बना दिया, इसलिए सही उत्तर जो है वो आपके पास क्या है? तो इसका उत्तर गया बी फॉर बॉल। मन की चंचलता घटने पर एकाग्रता बढ़ती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मन जितना ज़्यादा चंचल होगा एकाग्र नहीं हो पाएंगे, और जब तक हम एग्जामिनेशन हॉल में एकाग्र नहीं हो पाएंगे हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। बड़ा फोकस होना पड़ता है। जो हमने यहाँ पर मेहनत की होती है उसका निचोड़ वहाँ 2 घंटे 3 घंटे में जाएगा। उस दौरान हम कितने वहाँ पेशेंस होकर के बैठे हुए हैं बड़ा मायने रखता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्णतः शुद्ध रूप त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। मंत्री जी के निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। मंत्री जी के निधन से अपूर्ण क्षति हुई है। सी, मंत्री जी के निधन से अपूर्ण सी क्षति प्रतीत होती है। मंत्री जी के निधन से अपूर्ण क्षति लगती है। तब इसमें आप यहाँ पर इसका उत्तर क्या लगाते? क्या इसका उत्तर ए लेते या बी या सी या डी? बिल्कुल यहाँ पर कुछ लोगों ने इसका उत्तर दिया है, वो बिल्कुल सही जवाब है इसमें। अब इसमें यहाँ पर है ये लगती है, ये वाला जो है वो गलत चुनाव कर लिया। ये वाला जो है यहाँ पर इसमें गलत चुनाव कर लिया। ये अनावश्यक इसमें यहाँ पर पटक दिया। अब इसमें मंत्री जी के निधन से अपूरणीय है ना। अब ये जो है शब्द बनाया तो सही, लेकिन ज़बरदस्त बना दिया। तब ऐसी स्थिति में सही सेंटेंस आपका कौन सा है? तो इसका उत्तर जाएगा वो है आपके पास यहाँ पर बी वाला, कि मंत्री जी के निधन से अपूर्ण क्षति हुई है। ये बिल्कुल त्रुटि रहित वाक्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। उसे लगभग 100% अंक मिले। मैं उस समय लगभग सो रहा था। जो धन का लालची है वह साधु नहीं है। आप कभी किसी समय वहां हो आते। तब इसमें से यहां पर सही दिशा में जो जाने वाला जो पॉइंट है वो आपके पास इसमें क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब इसमें से यहाँ पर अधिकतर लोगों के जो है उत्तर इसमें सही आ रहे हैं। इसमें इसका जो आंसर जाएगा, जो धन का लालची है, जो धन का लालची है वह साधु नहीं है। जो धन का लालची है वह साधु नहीं है। तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ पर क्या जाएगा? तो इसका उत्तर आपके पास सी बिल्कुल सही जवाब। जिन लोगों ने उत्तर दिया है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वर्तनी, व्याकरण एवं अनावश्यक शब्द प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? ये रहे आपके सामने ऑप्शंस। आप इन्हें इतना परेशान क्यों बना रहे हैं? इस कथन के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। पुस्तक मेज पर रख दो। मैंने बहुत परिश्रम करके धन कमाया है। तो ये पॉइंट आपके पास इसमें से इसका उत्तर जो है वो क्या जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। यहां पर आप लोगों के द्वारा जो इसमें आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। आप इन्हें इतना परेशान क्यों बना रहे हैं? मतलब इस वाक्य में भी कोई गलती नहीं है, पर यह वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट का चुनाव गलत कर लिया। आप इन्हें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, है ना। ऐसी स्थिति में अगर बना के बजाय कर आ जाता तो ये वाक्य की भी यहाँ पर शुद्धता जो है हो जाती। मतलब शब्द का यहाँ किस प्रकार की जो अशुद्धि आपको नजर आती है, तो वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर शब्द की जो है वो चयन की अशुद्धि है वो नजर आती हुई दिखाई देती है। तो इसका उत्तर आपके पास जाएगा बना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निम्नलिखित में से वाक्य के पूर्णतः शुद्ध रूप त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। इसमें ए, मेरा नौकर बिल्कुल काम करना नहीं चाहता। बी, मेरा नौकर भी काम करना नहीं चाहता बिल्कुल। सी, मेरा नौकर काम भी करना नहीं चाहता बिल्कुल भी। और डी, मेरा नौकर बिल्कुल भी कुछ भी काम करना नहीं चाहता। यदि आप इसको सही तरीके से यहाँ पढ़ लेंगे तो इसका उत्तर देने में आप सक्षम हैं। बिल्कुल जो आप लोगों के द्वारा आंसर दिए जा रहे हैं उसमें बिल्कुल सही जवाब है इसमें यहाँ पर।
अब ऐसी स्थिति में अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसका उत्तर जो है वो जा रहा है, वो है ए, मेरा नौकर बिल्कुल काम करना नहीं चाहता। जब अगर हम इसमें यहां पर देखें तो मेरा नौकर भी काम करना नहीं चाहता, मतलब यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, एक तो इसको अनावश्यक शामिल कर दिया और बिल्कुल का पदक्रम चेंज कर दिया। किस प्रकार की यहां पर अशुद्धि है, तब आप ये कहेंगे कि इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। मेरा नौकर काम भी करना नहीं चाहता, बिल्कुल भी यहां पर भी उसी प्रकार से इसमें आता हुआ जो है वो दिखाई देता है कि पदक्रम और अनावश्यक इसमें निपात का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ये जानते हैं तो भी जो है इसमें अनावश्यक निपात का प्रयोग कर लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। मेरा नौकर बिल्कुल भी कुछ भी, अब यहां पर ये जो आपके पास है कुछ वाला पॉइंट और ये जो भी वाला पॉइंट है, मेरा नौकर बिल्कुल काम करना नहीं चाहता, तो इसमें अनावश्यक, यहां पर अनावश्यक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ जोड़ दिया और भी जो है वो एक निपात वाला पॉइंट इसमें जोड़ दिया, जिसकी सहायता से ये सेंटेंस गलत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका उत्तर आपके पास यहां पर क्या है, इसका उत्तर आपके पास है ए फॉर एप्पल वाला, इसका आंसर यहां सही जाएगा, बाकी इसमें गलत है ना। अब ये जो है आपके पास यहां पर किस प्रकार की अशुद्धि थी उसको अपन ने बड़े तरीके से इसमें देख लिया। मेरा ऐसा मानना है कि वाक्य पर मैंने बहुत शानदार वाले तरीकों के साथ आपके पास यहां पर कई सेशंस इसके ले लिए। तो ये मान करके चलिए कि अब इसमें हम कम से कम जहां वाक्यगत अशुद्धियों में हमारी गलती होने की संभावना होती है वो गलती हमारी इसमें नहीं होती। इसी के साथ आज के इस सेशन को जय हिंद कहते हुए विराम देते हैं। जय हिंद अगेन।